हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरशद खान और आज हम स्लाइड नंबर 5 में 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का 4th टॉपिक पढ़ेंगे, जो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश के गुणधर्म। इस टॉपिक को बेहतर रूप से समझने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप पिछले वीडियोस को एक बार देख लें तो आपको बेहतर नॉलेज प्राप्त होगी, क्योंकि इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज को वहां पर मैंने समझाने का प्रयास किया है। लेकिन एक बार पुनः समझते हैं। तो विद्युत आवेश का पहला गुण है कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। जिस तरह से द्रव्यमान अदिश होता है, विद्युत आवेश भी अदिश होता है, लेकिन द्रव्यमान केवल धनात्मक होता है, जबकि विद्युत आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकृति का होता है। अब क्योंकि यह अदिश राशि है, तो इसको प्रदर्शित करने के लिए किसी भी प्रकार की दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा गुणधर्म है विद्युत आवेश की योज्यता या योगात्मक प्रकृति। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी निकाय का जो कुल आवेश है वो उसमें उपस्थित सभी आवेशों के योगफल के बराबर होता है, बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। उदाहरण के लिए किसी निकाय में Q1, Q2, Q3 इसी प्रकार Qn अलग अलग आवेश हैं, तो उस निकाय का कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Qn के बराबर होगा। इस योगफल को हम हर जगह उपयोग में लेते हैं। जब हम किसी उदासीन परमाणु की बात कर रहे होते हैं तो वहां हम इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश और प्रोटॉनों के धनावेश को जोड़कर ही शून्य प्राप्त करते हैं। ये एक बेसिक सा नियम है, बेसिक सी प्रॉपर्टी है जो हर जगह पर काम आती है। अगले सारे उदाहरणों में भी आप इसे देखेंगे। तीसरा गुणधर्म है विद्युत आवेश का संरक्षण। विद्युत आवेश जो है वो एक संरक्षित राशि है, नियत राशि है। विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित या ट्रांसफर किया जा सकता है। और विद्युत आवेश के संरक्षण के सिद्धांत को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रतिपादित किया। इस संरक्षण को समझने के लिए हमारे अगेन पिछली स्लाइड का एक छोटा सा उदाहरण है कि जब हम कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकलकर रेशमी कपड़े पर पहुंच जाते हैं, जिसके फलस्वरूप कांच की छड़ पर कुछ धनावेश आ जाता है और रेशमी कपड़े पर कुछ ऋणावेश आ जाता है। जैसे माना कांच की छड़ से 5 इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशमी कपड़े पर पहुंचे तो कांच की छड़ पर +5e आवेश और कपड़े पर -5e आवेश आ जाएगा। घर्षण से पूर्व दोनों पर आवेश का मान 0 था, तो इसलिए निकाय का कुल आवेश 0 था। घर्षण के पश्चात इस पर हो गया +5e, इस पर हो गया -5e, जोड़कर वापस कितना हो गया 0। इसी चीज को हम हमारे प्रेरण के उदाहरण और संपर्क द्वारा आवेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ना तो विद्युत आवेश को हम उत्पन्न करते हैं, ना ही नष्ट करते हैं, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु के ऊपर स्थानांतरित करते हैं। इस विद्युत आवेश के संरक्षण के नियम को समझने के लिए मैंने कुछ नाभिकीय अभिक्रियाएं भी लिखी हैं। ये अभिक्रियाएं मल्टी यूज की हैं। ये संरक्षण में तो काम आएंगी ही आएंगी, साथ के साथ आपको भौतिक विज्ञान में इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। और नाभिक वाले चैप्टर में, नाभिकीय भौतिकी में, हम इन्हें विशेषकर दोबारा से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ समझने का प्रयास करें। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं पर चलने से पहले हमें परमाणुीय अभिक्रियाओं को समझना है। तो जब भी हम केमिस्ट्री के अंदर परमाणुीय अभिक्रियाएं पढ़ते हैं तो वो परमाणु के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर निर्धारित होती हैं। कैसे? सिंपल सा उदाहरण लिया कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ने मिलकर जल बना दिया। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि हाइड्रोजन का एक अणु ऑक्सीजन के दूसरे अणु के साथ मिलकर जल का एक अणु निर्मित हो रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमें यहाँ पर परमाणु गिनने होते हैं। यहाँ हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। हमारा जो जल निर्मित हुआ उसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। हम जब देखते हैं तो हमने 2 ऑक्सीजन के परमाणु लिए थे, लेकिन मिला हमें 1। तो यह है अभिक्रिया संतुलित नहीं है। इसे संतुलित करने के लिए अगर हम यहाँ 2 लगा दें तो ऐसा होने से ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, परंतु हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। और हाइड्रोजन हमने 2 लिए थे, तो इसलिए हमें यहाँ भी 2 लगाना होता है। तो जितनी भी हमारी केमिस्ट्री की, रासायनिक विज्ञान की अभिक्रियाएं होती हैं वो सब परमाणुीय स्तर पर होती हैं। अब नाभिकीय स्तर की अभिक्रियाओं को समझने के लिए सबसे पहले हमें नाभिक को प्रदर्शित करना सीखना होगा। तो हम किसी भी परमाणु के नाभिक को इस प्रकार से दर्शाते हैं X, Z, A, जहां X उस परमाणु के तत्व का रासायनिक प्रतीक होता है, Z उसका परमाणु क्रमांक या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या धनावेश की मात्रा होती है, और A जो है वो द्रव्यमान संख्या होती है, जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
नाभिक न्यूक्लियस में रहते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं और इस वजह से इसे न्यूक्लियॉन संख्या भी कहा जाता है। अगर हम इसे अप्लाई करके देखें कार्बन पर, तो कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन हैं, तो हम उसे लिखेंगे 6 कार्बन 12, जहां 12 उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योगफल है, क्योंकि कार्बन के मुख्य समस्थानिक में 6 प्रोटॉन हैं और 6 ही न्यूट्रॉन हैं। अगर इसी चीज को हम यहाँ लगाएं तो ये यूरेनियम है, यूरेनियम में 92 प्रोटॉन है और 238 इसमें कुल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल यानी कि द्रव्यमान संख्या है। ठीक इसी प्रकार यहाँ हीलियम है, जिसमें 2 प्रोटॉन हैं और टोटल 4 न्यूक्लियॉन्स हैं, इसे हम अल्फा कण भी कहते हैं हीलियम के नाभिक को। ऐसे यहाँ ये थ्योरियम का नाभिक है, इसका परमाणु क्रमांक 90 है और इसका द्रव्यमान संख्या 234 है। इसी चीज को अगर हम अपरमाणुक कणों पर अप्लाई करें तो प्रोटॉन को हम प्रदर्शित कर सकते हैं 1p1। यहाँ 1 का मतलब है कि इस पर धनावेश इकाई के बराबर है, यानी कि प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। और यहाँ 1 का मतलब है कि इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो एक प्रोटॉन होने के कारण इकाई के बराबर है। इन इकाई क्यों लेते हैं? क्योंकि जब हम छोटे कणों का द्रव्यमान मापते हैं तो उसे हम AMU में मापते हैं, जहां AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई या मात्रक। इसका मान कार्बन के कुल द्रव्यमान का, कार्बन 12 के कुल द्रव्यमान का 12वां हिस्सा होता है। जो कि गणनाएं की जाती हैं तो 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम प्राप्त होता है। तो अगर इस स्तर पर हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को देखें तो इस प्रकार है कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.6726 × 10⁻⁻27 kg। EMU स्केल पर 1.00727 EMU, लगभग 1 EMU। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो होता है 1.6749 × 10⁻⁻27 kg, यानी कि लगभग 1.00866 EMU। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, 9.1 × 10⁻⁻31 kg, जो न्यूट्रॉन अथवा प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1840वां भाग होता है। और AMU स्केल पर इसका मान 0.00055 EMU होता है, जो कि नगण्य है और इसे नगण्य होने के कारण हम लगभग शून्य भी मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम बात कर रहे थे कि अगर हम प्रोटॉन को दर्शाएंगे तो 1p1 लिखेंगे, इसे हम 1h1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है उसमें केवल एक प्रोटॉन होता है और उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल देने के बाद जो हाइड्रोजन का नाभिक बचता है उसमें प्रोटॉन ही रहता है, इसलिए वो हम हाइड्रोजन के नाभिक को हम प्रोटॉन के तुल्य भी प्रदर्शित कर सकते हैं। न्यूट्रॉन को प्रदर्शित करने के लिए हम 0n1 लिखते हैं, जहां 0 का मतलब है कि इसमें आवेश शून्य है और इसका द्रव्यमान इकाई है, इकाई मतलब लगभग 1 AMU। इलेक्ट्रॉन E- को प्रदर्शित करते हैं हम -1E0, क्योंकि इस पर आवेश ऋणात्मक है और द्रव्यमान इसका शून्य है। पॉजिट्रॉन, जिसे हम बीटा प्लस कण भी कहते हैं, उसे हम प्रदर्शित करते हैं +1E0, क्योंकि इसका आवेश जो है वो प्रोटॉन के तुल्य होता है, धनात्मक, और इसका द्रव्यमान शून्य होता है। तो इन अभिक्रियाओं को समझते हैं। तो इन अभिक्रियाओं में हमें 2 चीजों के आधार पर यह अभिक्रियाएं होती हैं। एक तो इनमें जो धनावेश की मात्रा है वो नियत रहेगी और एक जो न्यूक्लियॉन्स की संख्या है वो नियत रहेगी। पहली रिएक्शन अल्फा 6 की बात करते हैं तो इसमें यूरेनियम 238 विघटित होकर हीलियम 4 और थ्योरियम 234 बनाता है। तो इसमें हो क्या रहा है, यूरेनियम के पास 92 प्रोटॉन हैं, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन हैं और थ्योरियम के पास 90 हैं। तो यहाँ 90 और 2 मिलकर 92 हैं, जो प्रारंभ में भी 92 थे। तो यहाँ पर हमारा आवेश संरक्षित है। अगर इसी चीज को हम न्यूक्लियॉन्स के लिए देखें तो यहाँ 238 हैं, यहाँ ये 4 और 234 के रूप में विद्यमान हैं, जो पुनः कितने हैं 238। ये रिएक्शन हमारी अल्फा 6 भी कहलाती है। सेकेंड रिएक्शन बीटा प्लस 6 को देखें। बीटा 6 दो प्रकार का होता है, बीटा प्लस और बीटा माइनस। बीटा प्लस 6 की घटना में नाभिक के अंदर प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, एक धनावेशित कण पॉजिट्रॉन बनता है, जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के तुल्य होता है, लेकिन आवेश धनात्मक होता है, प्रोटॉन के तुल्य होता है। उसे हम बीटा प्लस कण या पॉजिट्रॉन कहते हैं। एक अदृश्य विराम द्रव्यमान शून्य और शून्य आवेश वाला ही कण बनता है, जिसे न्यूट्रिनो कहते हैं। इसकी खोज 1934 में पाउली ने की। इस अभिक्रिया में संरक्षण को देखें तो प्रारंभ में हमारे पास +1e के बराबर प्रोटॉन पर आवेश था, न्यूट्रॉन पर आवेश शून्य है, पॉजिट्रॉन पर +e है और एंटी न्यूट्रिनो पर शून्य है, इसलिए बाद में भी +e है, जो कि प्रारंभ में भी +e था। तो हमारे आवेश का संरक्षण संतुलित है। बीटा -6 की घटना को देखते हैं तो इसमें न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में
इलेक्ट्रॉन बनता है और इस न्यूट्रिनो का प्रति न्यूट्रिनो बनता है, जिसका द्रव्यमान भी शून्य होता है, आवेश भी शून्य होता है, सिर्फ इन दोनों के चक्रण अपोजिट होते हैं। यहाँ संरक्षण को देखें तो न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश था, प्रोटॉन पर प्लस ई के इक्वल आवेश है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस ई और एंटी न्यूट्रिनो पर 0, तो अभी भी आवेश शून्य है जो प्रारंभ में भी शून्य था। बीटा +6 की जो घटना है वो केवल और केवल नाभिक में संभव है, जबकि बीटा -6 की जो घटना है वो नाभिक के अंदर और नाभिक के बाहर भी हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में थोड़ा सा मामूली सा कम होता है, और हम भारी कणों से हल्के कण नाभिक के बाहर भी बना सकते हैं और अंदर भी बना सकते हैं। इसलिए न्यूट्रॉन से प्रोटॉन, भारी कण से हल्का कण हर स्थान पर बन सकता है, परंतु हल्के कण से भारी कण का बनना केवल तभी संभव है जब ऊर्जा का कुछ भाग द्रव्यमान में बदला हो, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊर्जा द्रव्यमान संबंध E = mc² के अनुसार कुछ ऊर्जा द्रव्यमान में बदल जाती है। इसलिए हल्का कण प्रोटॉन न्यूट्रॉन निर्मित कर देता है। तो इसलिए हमें याद रखना है कि जब भी बीटा 6 की बात आए तो हमें हमेशा बीटा माइनस ही समझना होता है। क्यों? क्योंकि बीटा माइनस नाभिक के बाहर और अंदर दोनों जगह हो सकती है, जबकि बीटा प्लस केवल और केवल नाभिक के अंदर ही घटित होने वाली अभिक्रिया है। अगली अभिक्रिया पे चलते हैं कि जो यहाँ पर पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन डेवलप हुए थे, ये दोनों एक दूसरे के साथ टक्कर करते हैं, संघट करते हैं और एक दूसरे को समाप्त करके ऊर्जा विकिरित करते हैं। वो ऊर्जा के विकिरण गामा विकिरण कहलाते हैं और लगभग 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इनके ऊपर आवेश शून्य होता है गामा विकिरण के ऊपर। यहाँ पॉजिट्रॉन के ऊपर प्लस की आवेश था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस की, इधर शून्य शून्य, तो हमारी अभिक्रिया में पूर्व में भी आवेश शून्य था जो अंत में भी शून्य रहता है। इस अभिक्रिया में क्योंकि दो कण खत्म हो रहे हैं, इसलिए हम इसे युग्म विनाश अभिक्रिया कहते हैं। इसमें कणों का शून्यीकरण हो रहा है, खत्म हो रहा है, इसलिए हम इसे शून्यकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। और इस अभिक्रिया में गामा विकिरण उत्सर्जित होते हैं, इसलिए इसे गामा 6 भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास कुछ नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं जिनके आधार पर हम अल्फा, बीटा, बीटा प्लस, बीटा माइनस, गामा इनको समझ पाते हैं और आवेश संरक्षण को समझ पाते हैं। विद्युत आवेश का 4th गुणधर्म है विद्युत आवेश की निश्चरता या निश्चलता। इसका मतलब है कि अगर किसी वस्तु का आवेश स्थिर अवस्था में 20 कूलाम है तो उसके गतिशील होने पर भी उसका आवेश 20 कूलाम ही बना रहेगा, यानी कि जितना आवेश स्थिर वस्तु का था उसके गतिशील होने पर भी उसका मान अपरिवर्तित रहेगा। हालांकि वे उससे संबंधित प्रभाव जो हैं वो बदल सकते हैं, क्योंकि हम स्लाइड नंबर 1 और 2 दोनों में सीख चुके हैं कि जब तक आवेश स्थिर रहता है अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब आवेश नियत वेग से गति करता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, परंतु जब आवेश त्वरित गति करता है तो वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी निर्मित करता है। तो इसलिए याद रखना है कि आवेश चाहे स्थिर रहे या गतिशील रहे, उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उससे उत्पन्न होने वाली घटनाएं बदल सकती हैं। इससे संबंधित हमें 2 बिंदु ध्यान रखने हैं कि जो हमारा विशिष्ट आवेश है, किसी भी वस्तु के आवेश और उसके द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं, वह निर्देश तंत्र या गति या प्रेक्षक पर निर्भर करता है, जबकि हमारा आवेश जो था वो गति, प्रेक्षक या निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं कर रहा था। ये इसलिए करता है क्योंकि द्रव्यमान जो है वो गति पर निर्भर करता है, और अल्बर्ट आइंस्टाइन के आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार अगर किसी वस्तु का विरामावस्था में द्रव्यमान m0 है और वह प्रकाश के वेग के तुलनीय वेग से गति कर रही हो, उसकी कोटि का वेग हो 10⁶ मीटर पर सेकंड, 10⁶ मीटर पर सेकंड, तो ऐसी अवस्था में उसका गतिशील द्रव्यमान m = m0 अपॉन √1 - v²/c² से दिया जाता है, जहां c निर्वात में प्रकाश का वेग है। तो जैसे जैसे वस्तु का वेग बढ़ेगा ये पद बढ़ेगा, ये 1 में से घटेगा तो हमारे हर की राशि में कमी होगी और परिणामी रूप से द्रव्यमान का मान बढ़ने लगेगा। यानी कि हल्के कणों का जो प्रकाश के वेग के तुलनीय वेगों से गतिशील हैं उनका द्रव्यमान गति के साथ साथ वेग के साथ साथ बढ़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान निर्देश तंत्र या गति पर निर्भर करता है, और द्रव्यमान के गति पर निर्भर होने के कारण ही जो विशिष्ट आवेश है वो भी गति या निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। निष्कर्ष क्या निकला कि आवेश जो है वो निर्देश तंत्र या गति पर निर्भर नहीं करता है, जबकि विशिष्ट आवेश का जो मान है वो गति और निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है, क्योंकि द्रव्यमान गति पर निर्भर करता है।
विद्युत आवेश का पांचवा गुणधर्म है कि विद्युत आवेश जो है वो एक क्वांटीकृत राशि है, यानी कि किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होता है वो एक न्यूनतम राशि के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। उस न्यूनतम आवेश को आवेश का क्वांटा या आवेश का बंडल कहते हैं और उसका मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम यानी कि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के परिमाण के बराबर होता है। तो मीनिंग क्या हुआ कि विद्युत आवेश जो है वो एक सतत राशि नहीं है, वो एक बंडल के रूप में गमन करने वाली राशि है, एक क्वांटीकृत राशि है। ये विद्युत आवेश की जो क्वांटीकरण का सुझाव है इसे माइकल फैराडे ने दिया था, परंतु मिल्टन ने अपने तेलपूर्ण प्रयोग के द्वारा इसे सत्यापित किया था। तो हम गणितीय रूप से क्या लिख सकते हैं कि किसी भी वस्तु का जो कुल आवेश होगा Q वो बराबर होगा प्लस माइनस n इंटू E के, जहां n स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो हमेशा पूर्णांक के रूप में होगी, क्योंकि जब भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो पूर्णांक के रूप में जाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1000 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लेकिन आधा, तिहाई, चौथाई इस तरह से इलेक्ट्रॉन गमन नहीं कर सकते। ई जो है वो विद्युत आवेश का क्वांटा है और इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये विद्युत आवेश का जो क्वांटा है वो इतना सूक्ष्म है 10⁻⁻19 की फॉर्म में कि जब हम किसी वस्तु के ऊपर स्थूल स्तर पर ऊपरी लेवल पर विद्युत आवेश के फैलाव को, वितरण को देखते हैं तो वो हमें सतत प्रतीत होता है, लगातार प्रतीत होता है। उसमें कहीं भी हमें बंडल्स नहीं दिखते हैं क्योंकि ये बंडल बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आवेश ने अपने क्वांटीकरण का गुण खो दिया हो। विद्युत आवेश क्वांटीकृत राशि है, लेकिन उसका वितरण स्थूल स्तर पर ऊपरी लेवल पर देखने पर सतत प्रतीत होता है। इसकी आवश्यकता हमें चैप्टर नंबर 2 में गाउस के नियम लगाने के लिए पड़ेगी और वहां हम सतत आवेश वितरण के प्रकार पढ़ेंगे, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखना है कि विद्युत आवेश का वितरण सतत है, लेकिन वो खुद अभी भी क्वांटीकृत है, वो अभी भी बंडल के रूप में है। गेलमान ने बताया कि क्वार्क नामक अणु पर प्लस माइनस E/3 प्लस माइनस E/2 प्लस माइनस 2E/3 आवेश होता है। तो अगर हम इन्हें देखें तो ये आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के अपूर्णांक गुणक के रूप में है, 1/3 गुना, 1/2 गुना, 2/3 गुना। लेकिन क्वार्क जो हैं वो अस्थायी होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्वांटीकरण का अपवाद नहीं मानते हैं। क्वार्क जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज और चार। इनके ऊपर 3 रैंडम कलर होते हैं, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। जब भी कोई 2 क्वार्क मिलते हैं तो पाइऑन्स और मेसॉन्स का निर्माण करते हैं जो क्वार्क की ही तरह अस्थायी होते हैं। जब 3 क्वार्क मिलते हैं तो बैरियॉन्स बनाते हैं। इनमें से कुछ बैरियॉन्स स्थायी होते हैं, कुछ अस्थायी होते हैं। स्थायी बैरियॉन्स वो होते हैं जिन पर ये तीनों रंग विद्यमान होते हैं, RGB, तीनों रंगों का युग्म विद्यमान होता है, और ऐसे बैरियॉन्स को ही हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। यानी कि न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो बैरियॉन्स ही हैं। वो कब बनते हैं? जब 3 क्वार्क इस प्रकार से मिलते हैं कि उन पर रंगों का कॉम्बिनेशन RGB की फॉर्म में होता है। अब इनके अगर आवेश को देखें तो हम कह सकते हैं कि उदाहरण के लिए प्रोटॉन जब निर्मित हुआ तो उस पर 3 क्वार्क प्लस E/3 प्लस E/3 प्लस E/3 के मिले और मिलकर तीनों ने आवेश प्लस E उत्पन्न कर लिया। इसी प्रकार न्यूट्रॉन के लिए हम मान सकते हैं कि प्लस E/3 और माइनस 2E/3 के जब 3 क्वार्क मिले तो वहां शून्य आवेश का हमारा स्थायी बैरियॉन्स, जिसे हम न्यूट्रॉन कह रहे हैं, वह निर्मित हुआ। विद्युत आवेश का छठा गुणधर्म है कि विद्युत आवेश जो है वो द्रव्यमान के साथ संबद्ध होता है। विद्युत आवेश बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है। हम किसी भी आवेशित कण की बात करते हैं तो उसमें द्रव्यमान जरूर होता है, क्योंकि कण आवेशित कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से। और जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ 9.1 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश लेकर चलता है। हालांकि वे इसका उल्टा द्रव्यमान आवेश के बिना हो सकता है। क्यों? क्योंकि परिणामी आवेश शून्य होते हुए भी द्रव्यमान युक्त कण होते हैं। जैसे प्रत्येक परमाणु, हम न्यूट्रॉन की बात कर सकते हैं, हम कांच की बात कर सकते हैं, हम रेशमी कपड़े की बात कर सकते हैं, जिन पर परिणामी आवेश शून्य है लेकिन इनका द्रव्यमान है। वो अलग बात है कि इनमें जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश भी है। तुम्हारा निष्कर्ष क्या निकला कि एक वस्तु निरावेशित होते हुए भी द्रव्यमान रख सकती है, परंतु एक आवेशित वस्तु का द्रव्यमान होना अनिवार्य है, यानी कि आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकता। जब भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो जो द्रव्यमान में परिवर्तन होता है उसका मान डेल्टा m बराबर n गुणा me के बराबर होता है, जहां n स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और me एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम है।
अब अगर कोई पदार्थ ऐसा है, कोई तत्व ऐसा है, कोई परमाणु ऐसा है जो अपने धनायन और ऋणायन दोनों बनाने में सक्षम है, तो अगर उसका फॉर्म हम x लिख लें और उससे जब ऋणायन बनाया तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आके वो x माइनस बन गया, जब उससे धनायन बना तो उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलकर वो x प्लस बन गया, तो हम कह सकते हैं कि जो उसके धनायन का द्रव्यमान होगा उसमें से एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के कारण वो उसके उदासीन फॉर्म से कम होगा, यानी कि m ऑफ x प्लस कम होगा m ऑफ x की तुलना में। ठीक इसी प्रकार जो उसका ऋणावेश बना है उसका द्रव्यमान उसके उदासीन फॉर्म की तुलना में बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जा चुका है। तो हम कह सकते हैं कि m ऑफ x माइनस ग्रेटर देन m ऑफ x विच इज अगेन ग्रेटर देन m ऑफ x प्लस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। FMC फिजिक्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इसी प्रकार के अन्य वीडियो इस चैनल पर देख सकें। बेल आइकन दबाइए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।